अगर किसी को डेंगू हो जाता है एक बार, बिल्कुल। तो क्या उसमें वापस उस इंसान को डेंगू होने की संभावना बढ़ जाती है? हाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा संभव है। हुँ। संभावना बढ़ती तो नहीं है, पर संभावना थोड़ी गंभीर बीमारी के रूप में आ सकती है। अच्छा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंगू वायरस के 4 सेरोटाइप होते हैं। हुँ। उसमें जो सेरोटाइप 1 है और 3 है वो थोड़ा थोड़ा माइल्ड होता है। उससे जो भी उसके संक्रमण से जो डेंगू होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है। और सेरोटाइप 2 और 4 जो होता है वो थोड़ा गंभीर प्रकार के डेंगू का कारण बनता है। तो जब भी कोई व्यक्ति डेंगू 1 से संक्रमित होता है तो उसके बाद भविष्य में वो डेंगू 1 सेरोटाइप से संक्रमित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। बट जो बाकी से 3 सेरोटाइप्स हैं उसके संक्रमण की संभावनाएं रहती हैं, और जब भी ये संक्रमण होता है तो हमारा शरीर एक तीव्र गति से उसके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पांस देता है, और इसलिए जो लक्षण होते हैं वो गंभीर रूप से सामने आते हैं। जी। और साथ ही अगर हम इसके उपचार के बारे में बातचीत करें, तो क्या कुछ इसके उपचार है? किस तरीके से मतलब इसका उपचार किया जा सकता है? अगर घर में ही कोई अगर करना चाहे, हालाँकि दवाई लेना ज़रूरी है, लेकिन घर में भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल मुस्कान, डेंगू एक वायरल फीवर होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, और इसका कोई ऐसा कोई निश्चित इसके लिए कोई दवाई नहीं है। पर इसका उपाय बहुत सरल है, और हम अगर समय पर ये शुरू कर दें तो इसके उपचार से 5 से 6 दिनों में हम स्वस्थ हो सकते हैं। इसके उपचार के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्याप्त मात्रा में हमें लिक्विड लेना है, जैसे नारियल पानी 3 से 5 लीटर तक कम से कम हमें दिन भर में पानी पीना है। इसके अलावा साइट्रस फ्रूट्स का सेवन करना है। अगर बुखार आता है तो हमें केवल और केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना है। हमें एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन इन सबों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है। और अगर हमें ये लगे कि हमारे शरीर में चकत्ते आ रहे हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग भी करती रहनी चाहिए। घर पे ही रह के हमें प्लेटलेट्स काउंट्स हर ऑल्टरनेट डे करवाना चाहिए। इसके अलावा हमें जो भी प्रोटीन रिच डाइट है वो लेते रहना चाहिए। मैम, हम लोग जैसा कि मैंने आपसे ये स्टोरी देखने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि जो मेडिकल की अगर हम बात करें, जो डॉक्टर का एक प्रोफेशन होता है, वो कहीं ना कहीं सेवा भाव के रूप में देखा जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इससे आपका कैसे जुड़ा हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ मुस्कान, जब भी कोई छात्र 10वीं कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके सामने ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि उसे कौन सा क्षेत्र चुनना है, किस राह पे चलना है। पर मुझे कभी ऐसे सवालों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य बिल्कुल सामने था। मेरी मम्मी डॉक्टर शिव कुमारी प्रसाद, प्रोफेसर ऑप्सन गायनी एंड प्रिंसिपल नालंदा मेडिकल कॉलेज होकर उन्होंने सेवानिवृत्ति ली, और मेरे पिता डॉक्टर अशोक कुमार, उन्होंने भी कई मेडिकल कॉलेजेस में अधीक्षक का पद कार्यभार संभाला, और अभी सेवानिवृत्ति के बाद भी वो काफ़ी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे घर में शुरू से ही ये अस्पताल और मरीज हमारे परिवार का एक हिस्सा रहे हैं, और मैंने अपने मम्मी पापा को हमेशा इतनी ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए देखा, और उसके बदले में उन्हें मरीजों से जो प्यार और सम्मान मिलता था, तो शुरू से ही मेरे मन में ये बात अच्छे से बैठ गई थी कि इससे अच्छा प्रोफेशन, इससे आत्म संतुष्टि देने वाला कोई क्षेत्र नहीं है। तो मुझे कभी भी इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि मुझे एक डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि इसी प्रोफेशन के थ्रू हम अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जो हम देखते हैं तो वही कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी पनपता है, जैसा कि आपने बताया कि घर परिवार में। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि अभी जो मेरा बेटा है वो भी डॉक्टर बन चुका है। तो ये इस प्रोफेशन की सुंदरता है कि हम
हमें जो सबसे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिलती है वो इसके थ्रू हमें मिल रही है। बिल्कुल। और साथ ही मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, जो तमाम जानकारी है डेंगू से रिलेटेड वो भी आपने बताया, इसके उपचार कैसे रोकथाम किया जाए, इसके खान पान के बारे में आपने विस्तार से बताया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैम हम सभी जानते हैं कि अभी लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल। वोट देना कहीं ना कहीं हम सभी का अधिकार है। हम वोट देंगे तभी कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये हम सभी का मताधिकार है। इस विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों बिल्कुल को? मुस्कान, नमस्कार दर्शकों। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मतदान हमारा कर्तव्य और अधिकार दोनों ही है। मैं भी अपने इस अधिकार का प्रयोग करूंगी और आप भी करिए। नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसी के साथ जानेंगे कि इसका क्या कुछ उद्देश्य है, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दूं कि आज स्टूडियो में इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रागेश कुमार सिंह। आपको बता दें कि विभाग अध्यक्ष नैनो टेक्नोलॉजी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में, और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व कुल सचिव भी हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल हम लोग ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं 16 मई को, तो इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है, इसके महत्व के बारे में बताएं कि क्यों इस दिन को मनाया जाता है। हाँ, ये जो प्रकाश दिवस है प्रत्येक वर्ष पर मनाते हैं और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी प्रोक्लेम्ड दिवस है, जो पूरी दुनिया में इसको प्रकाश और इसके महत्व को बताने के लिए दैनिक जीवन में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे टेक्नोलॉजी में इसका क्या उपयोग है। आप एक छोटा सा एग्जांपल सूरज का ले लीजिए। सूरज की एक रोशनी ना हो अगर एक दिन, तो क्या हाल हो गई हमारी। तो कहते हैं कि हमारे सूर्य सबसे बड़े भगवान हैं जो दिखते हैं, और उसके प्रकाश से पूरे जीवन जो है हमारा प्रकाशमय हो जाता है, मतलब कि नए लाइट्स आ जाते हैं। तो एक उद्देश्य है प्रकाश, उसके महत्व को समझना, रोशनी के महत्व को समझना। एक बातें तो हुई जो नेचुरल लाइट है, दूसरा है कि हमारे जितने प्रोड्यूस्ड लाइट है आपके आसपास, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे लाइट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। ये प्रोड्यूस्ड लाइट है जिसको वैज्ञानिक तरीक़ों से अध्ययन किया गया, और इसके इमिशन का कारण जो होता है कि हर एक जितने भी मटेरियल्स है उसके अंदर लाइट निकलता है, और लाइट निकलने के कारण होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका ट्रांजिशन होता है। हाँ, तो डिफरेंट तरह के लाइट्स की महत्व को समझना और इस लाइट की खोज जितने वैज्ञानिकों ने किया है उस वैज्ञानिकों के कार्यों को समझना और युवा पीढ़ियों को संदेश देना कि दुनिया में आपको कैसे आगे बढ़ना है। हमारे विज्ञान और वैज्ञानिकों ने जो एक सुविधाएं क्रिएट की, एक ज्ञान हमें दिया, उस ज्ञान के आधार पर हमें समाज में ज्ञान को बांटना है, ज्ञान को क्रिएट करना है, और उस ज्ञान के आधार पर जीवन को सजाना है, संवारना है। ये मेन उद्देश्य होता है ना। तो लाइट के क्षेत्र में बहुत वैज्ञानिकों ने, बहुत साइंटिस्ट लोगों ने बहुत काम किया, है ना। कहा जाता है कि लाइट एक फोटोन है ना, और उस फोटोन पर आधारित एक फोटोनिक विषय ही है। जिस फोटोनिक्स विषय की पढ़ाई स्पेशल साइंस में, इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में होती है, और उस पर बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं हैं, है ना। आप शादी के अवसर पे जाते होंगे, मल्टी कलर लाइट्स देखते होंगे, छोटे छोटे दीप जलते हैं, तो वो सारी चीज़ों के अंदर वो लाइट मटेरियल्स बनाए जाते हैं जिससे निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे कि कुछ हमारे जुगनू कुछ पक्षियाँ होती हैं जिसके अंदर लाइट निकलते हैं, है ना। तो वो नेचुरल लाइट उनके अंदर ल्यूमिनेसेंस होता है, ल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया। तो ये कैसे ये लाइट प्रोड्यूस होता है, क्या उसके अंदर का मैकेनिज्म है, ये अपने आप में एक अलग विषय है जिसको बहुत हम अगर आम जनता को बताना चाहें तो उसके लिए एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विश्लेषण की ज़रूरत होती है। लेकिन मेन उद्देश्य यही होता है कि प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश और इसके उपयोग, इसमें काम करने वाले लोग, विज्ञान का महत्व, वैज्ञानिक का महत्व को युवा पीढ़ियों से अवगत कराना, और इससे नए नए रिसर्च, नए नए शोध को बढ़ावा देना, और उन लोगों को थैंक्स देना, एक्नॉलेज करना जिसने इस फील्ड में काम किया, ताकि युवा पीढ़ी उसको अडॉप्ट करके आगे जीवन में कुछ रास्ता निकाल सके। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम लाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर आम व्यक्ति के जीवन में जो लाइट टेक्नोलॉजी का जो महत्व है वो क्या कुछ है, और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट है हमारे हर व्यक्ति के आम जिंदगी पर? बिल्कुल है। आप सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले, जैसे मैंने भी बताया, सबसे पहले सूरज की रोशनी आपको दिखती है।
कहते हैं कि पूरे ये एरी रूम है, आप बोलते हैं, पूरे सन की रोशनी आपके रूम में पहुंचती है तो लगते हैं क्या ये वातावरण है। दूसरा, आप कोई छोटा सा काम करने जाते हैं तो लाइट में अगर प्रकाश ना हो तो नोट भी आपको नहीं दिखता है। हाँ, उसके बाद आप भर रात जो एक लाइट में रहते हैं, वो लाइट का प्रोडक्शन जो है वो मटेरियल्स के द्वारा लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, बल्ब हो, ट्यूब लाइट हो, हाँ, या जिस तरह की चीज़ें हैं। तो सारे लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है किसी मटेरियल्स में, वो तो एक टेक्नोलॉजी ही है, तो वो तो एक रिसर्च के द्वारा ही तैयार किया गया है ना। आप मैंने कहा कुछ नेचुरल लाइट्स होते हैं, जैसे हमने कहा कुछ जीव जंतुओं में इस तरह के लाइट्स लेते हैं। कुछ जगह टेलीविज़न आप देख रहे हैं, या अभी काफ़ी दर्शक हमारे टेलीविज़न देख रहे होंगे, उस टेलीविज़न में जो लाइट निकल रहा है उसका भी तो एक स्रोत है वहाँ पर हमारे कैथोड रेज है, उसके अंदर टेलीविज़न सिस्टम्स में जहाँ पर वो लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें उस चीज़ को हम देख रहे हैं। कहते हैं लाइट एक तरंग है, लाइट एक कण है ना। तो अभी आप टेलीविज़न पर एक कुछ पत्थर फेंकेंगे तो टेलीविज़न में कोई चीज़ें दिखेगी नहीं आपको, भले हम लोगों की तस्वीर वहाँ दिख रही होगी। तो कहते हैं लाइट एक पार्टिकल्स नहीं, लाइट एक तरंग है, एक वेव है, और पूरी दुनिया भी इसी तरह वेव है। ये जो आप खाली स्पेस दुनिया में देख रहे हैं खाली नहीं है, बहुत हाई कॉन्शसनेस एनर्जी से भरा हुआ है। इस तरह लाइट तो एक टेक्नोलॉजी विषय का सब्जेक्ट है ही। मैंने कहा फोटोनिक्स, जब आप आजकल क्लास 9 से ही उसकी चर्चा होती है और हायर स्टडीज तक जाएंगे उस शिक्षा तक में, तो फोटोनिक्स लाइट का अपने आप एक विषय है। दूसरी बात, अभी क्या स्टेम सेल रिसर्च बहुत अभी नाम सुना होगा या हमारे दर्शक लोग भी जानते होंगे। स्टेम सेल रिसर्च, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं, बहुत प्रचलित है हमारे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। उसमें हमारे उसकी पढ़ाई भी शुरू होने जा रही है, हमारे यहाँ उस पर पद सृजित हो चुके हैं। वो स्टेम सेल रिसर्च में लाइट के द्वारा वहाँ हो रही उस स्टेम मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रही बीमारियों को हम लोग ट्रैक करते हैं। ट्रैकिंग मतलब ट्रैक कर रहे हैं कि वहाँ पर बीमारियाँ जो पैदा हो रही है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ फ्रैक्चर है, वहाँ पर ट्यूमर है। हाँ, दूसरी बात है बायोलॉजिकल इमेजिंग की बात मैं कह रहा हूँ, जैसे कैंसर लाइन सेल्स हैं, बहुत जगह शरीर में कहीं बीमारियां हैं, तो वहाँ पर कोई ल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स होते हैं जो मटेरियल लाइट इमिट करते हैं। उस मटेरियल्स को हम डिलीवर करके उसको इमेजिंग लेके पूरे हम उस शरीर के अंदर के संरचना को देख सकते हैं, है ना। तो जिस चीज़ों को हमारे मेडिकल डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल सर्जन्स ऐसे नहीं पता कर सकते हैं, वो बायोलॉजिकल मटेरियल्स को वहाँ ले जाके वहाँ पर उसकी इमेजिंग लेके उसके हम तस्वीर को देख सकते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, आपने मेडिकल साइंस की बात की है, तो बेहतर इलाज और अगर हम किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, तो जो लाइट टेक्नोलॉजी है, आज हम देखते हैं कि लेज़र लाइट, ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो जो लाइट टेक्नोलॉजी है वो मेडिकल साइंस में कितना उपयोगी साबित हो रहा है और कितना महत्वपूर्ण हो रहा है, ये कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, डायग्नोसिस के लिए लेजर लाइट तो बहुत पुरानी चीज़ें हमारी हैं, बहुत दिनों से। और लेजर लाइट ऐसा होता है, उसका एक सिंगल वेवलेंथ होता है। लाइट में जैसे आप कहते हैं कि ये लाल कलर है, हाँ, ये ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है, तो लाल कलर का क्या होता है, उसके जो वेवलेंथ होते हैं, तरंग दैर्घ्य होते हैं, बहुत लंबे ज़्यादा होते हैं, तो दिखता है। तो ये लेजर तो एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसको हम बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं। लेकिन अब इसके एडवांस टेक्निक्स भी आ गए हैं, एडवांस, जैसे मैंने कहा बायोलॉजिकल इमेजिंग, ट्रैकिंग ऑफ स्टेम सेल रिसर्च, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से मॉलिक्यूलर लेवल पे जो बीमारियां हो रही है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे आपके शरीर के किसी भाग में कहीं पर फ्रैक्चर है, कहीं ट्यूमर है, कहीं किसी तरह की गड़बड़ियां हैं, तो एक जो मटेरियल्स है जो लाइट निकालता है, उस मटेरियल्स पर आप लेजर लाइट डाल के उसमें एक न्यू लाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उस लाइट्स के द्वारा आप उसके इमेज को, उसके प्रतिबिंब को लेके एक फोटोग्राफिक पर आप उसके अध्ययन कर सकते हैं और मेडिकल डॉक्टर्स या सर्जन्स उसको देख के ये बता सकते हैं कि शरीर में कहाँ क्या बीमारियाँ है। तो लेजर के साथ ही लेजर का उपयोग अन्य में दूसरे लाइट को प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। डिफरेंट सोर्स के लाइट को किसी मटेरियल पर डालते हैं तो उससे नई लाइट निकलती है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट निकलती है और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट निकलती है विभिन्न तरंग दैर्घ्य की, तो उसकी एनर्जी भी अलग अलग होती है, मल्टी कलर, है ना। आप देखिए मोर को देखिए, आप कितने मल्टी कलर लाइट्स वो निकालते हैं, पिकॉक को, हाँ। तो आपने जिस तरह के सूर्य के दर्शन होते हैं तो सूर्य के से रोशनी निकल रही है तो उसको आप ईश्वर का रूप देते हैं। आप पिकॉक को देखिए, मोर को देखिए, आप बटरफ्लाई को देखिए जिसको तितली बोलते हैं हम लोग, तितली भी मल्टी कलर लाइट निकालते हैं,
तो जो आपको जीवन में एक सुंदरता का मतलब आभास कराता है, सुंदरता, प्रकृति की ब्यूटिफिकेशन की तरफ आपको आकर्षित करता है, वो तो आपको मोर में भी दिख रहा है, आपको वो बटरफ्लाई में भी दिख रहा है ना। एक लाइट नहीं, उसमें मल्टी कलर है, डिफरेंट कलर्स की लाइट है, इसलिए हैं कि उसके अंदर भी उस मोर और वो जो तितली हैं उसके कोशिकाओं के अंदर भी फोटोनिक्स क्रिस्टल्स होते हैं। फोटोन मतलब लाइट, और फोटोनिक्स जो फोटोन का अध्ययन करता है उसको फोटोनिक्स कहते हैं। तो वो फोटोनिक क्रिस्टल्स उसके अंदर होते हैं जो डिफरेंट कलर के लाइट को निकालता है। तो लाइट का इतना बड़ा उपयोग है कि आपको मल्टी कलर मोर और तितली जैसे जीव जंतुओं को देख को आपको प्रकृति की सुंदरता का आभास होता है, सूरज की रोशनी की तरह दिखता है। तो क्या अगर एक मोर के अंदर कोई फोटोनिक क्रिस्टल है जो लाइट को निकालता है, अगर हम युवा पीढ़ियों में ये संदेश दें कि देखो जो उसके अंदर जो फोटोनिक क्रिस्टल हैं, क्या उस तरह के क्रिस्टल्स को हम बना सकते हैं जो उस तरह का मल्टी कलर लाइट बना रहे हैं लोग, बहुत लोगों ने बनाया। जैसे जिंक सल्फाइड होते हैं, कैडमियम सल्फाइड जैसे मटेरियल्स उस फोटो मोर के और पीकॉक के अंदर होते हैं। तो अभी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसके अंदर उस तरह के फोटोनिक क्रिस्टल्स को लोगों ने बनाया है। हम लोग भी अपने लेबोरेटरी में इस तरह के काफ़ी सारे काम किए हैं जिससे लाइट फोटोनिक इमिशन निकलता है। जी, जैसा कि सर आपने इसके महत्व के बारे में बताया और आपने ये भी बताया कि मेडिकल साइंस में ये कितना उपयोगी साबित हो रहा है। साथ ही आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ फोटोनिक्स के बारे में भी बताया, जो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके किस तरीके से इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, कितना साबित हो रहा है, खासकर मेडिकल लाइन्स में। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई हैं। सर, जैसा कि अभी हमने काफ़ी चीज़ों पे बातचीत की है, हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है, इसके महत्व के बारे में हमने जाना, इसके उद्देश्य के बारे में जाना, और साथ ही किस तरीके से ये हमारे जीवन में उपयोगी साबित हो रहा है ये भी हमने आपसे जाना। साथ ही सर आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको जो चांसलर गवर्नर द्वारा बेस्ट यंग टीचर का भी अवार्ड मिला है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप जो साइंस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या योगदान है, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जरूर। जहाँ तक आपने कहा कि मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड चांसलर के द्वारा मुझे बेस्ट यंग टीचर अवार्ड अलॉन्ग विथ मॉडर्न कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न फील्ड ऑफ नैनो साइंस के फील्ड में मुझे मिला था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एरिया में, खासकर आपने फोटोनिक्स की जो बात किया, लाइट के फील्ड में, हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी एरियाज में मैं थोड़े काम करता हूँ। फंडामेंटल साइंस से लेके नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर, आप लाइट के फील्ड में फोटोनिक्स, आयुर्वेदिक भस्म एज ए नैनो मेडिसिन्स, फूड्स, मैग्नेटिक नैनो मटीरियल्स इत्यादि के क्षेत्र में हम विज्ञान को सिर्फ हम लोग पढ़ते नहीं हैं, विज्ञान को समाज में एक छोटे से गांव से लेके दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का प्रचार प्रसार भी हम लोग करते हैं। अब उसमें विज्ञान को समाज में फैलाने का बहुत सा साधन है। एक है किसी चीज़ को पढ़ के बताते हैं, हम लोग उसको रिसर्च करके ज्ञान को पिरोग करके अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश करके समाज में फैलाने का काम करते हैं। और अभी तक मुझे लगता है करीब 150 से ज़्यादा इंटरनेशनल रिसर्च पेपर हमारे पब्लिश हैं विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में। वो एग्रीकल्चर है, फूड है, आयुर्वेदा है, फिजिक्स एजुकेशन है, और 4 पेटेंट्स भी हम लोगों ने पब्लिश और फाइल किया है। वो इन्वायरमेंट के फील्ड में है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर्स है हमारे, एलईडी लाइट के अपने लाइट की बात की, एलईडी लाइट के फील्ड में भी हमें पेटेंट फाइल्स किया है, और अन्य फील्ड भी हैं जिसके फील्ड में नैनो मेडिसिन्स के फील्ड में भी हम लोगों ने पेटेंट को फाइल किया है। तो ये चीज़ हम लोग ये प्रयासरत होता है कि कैसे रिसर्च को, विज्ञान को समाज से जोड़ें, युवाओं, ताकि युवाओं को भी एक प्रेरणा मिले और उस पर आधारित उद्योग और अन्य सेक्टर क्रिएट हो सके, रोजगार का साधन क्रिएट हो सके। इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न एरियाओं में हम लोग काम करते हैं, और समाज में एक छोटे से ब्लॉक से लेवल लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग उसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। जी, और साथ ही सर अगर हम लोग टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें लाइट में, तो ये किस तरीके से इसमें उपयोगी साबित हो रहा है, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे टेलीकम्युनिकेशन आपने कहा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात करें तो क्या होता है ना, जैसे लाइट को क्या करते हैं कि आप इसमें एक वर्ड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो किसी आप लाइट को किसी डालते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी ऑप्टिकल फाइबर है उसके साथ वो पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। और वो परावर्तन होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अंतिम तक चला जाता है।
कहीं उसका कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर वो काम करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम करता है। सर, तो हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं जो प्रकाश है वो हमारे आम जिंदगी में हर जगह उपयोगी साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके महत्व के बारे में हमने जाना, इसके उद्देश्य के बारे में जाना। आपने ये भी बताया कि मेडिकल साइंस में ये कितना उपयोगी साबित हो रहा है और टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आपने बताया। तो सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हमारे दर्शकों के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं और जो मतदान है वो कहीं ना कहीं सबका अधिकार है और अधिकार का इस्तेमाल करना हम सभी की जिम्मेदारी। तो हम बाहर निकले और वोट करें, इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, जरूर मैसेज देना चाहिए। जिस तरह अपनी बेटी के लिए लोग दामाद खोजते हैं, लड़का खोजते हैं शादी के लिए, उसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने राजनेता चुनना चाहिए और मतदान जरूर करना चाहिए। एक अच्छा राजनेता का चुनना हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, वही हमारे समाज की धरोहर होती है। जी सर, कार्यक्रम में आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। तो दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, और जैसा कि जाने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजिए जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है वो कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director@ddkpatna@gmail.com।